आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या दिल्ली में फिर लगेगा राष्ट्रपति शासन? केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के सवालों की बौछार। कांग्रेस मोदी सरकार के साथ है, अमेरिका से राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत। ममता बनर्जी से बातचीत को तैयार हुए प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स, भेजा ईमेल, पहले कर दिया था इनकार। अमित शाह से फोन पर बात, सीएम योगी से मुलाकात, आखिरकार अब अपर्णा यादव ने संभाली नई जिम्मेदारी। खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना के हमले में 19 की मौत, हमास के 3 टॉप कमांडर भी हुए ढेर। गाजा की खौफनाक सुरंग जिसमें हमास ने 6 इजरायली बंधकों को रखकर किया कत्ल। कीव पहुंचे अमेरिका और यूके के विदेश मंत्री, यूक्रेन ने की रूस पर मिसाइल से हमले करने की तैयारी। देश के 2 बड़े बैंकों पर करोड़ों का जुर्माना। मलाइका अरोड़ा के पिता ने क्यों की खुदकुशी, घटना पर मुंबई पुलिस ने दी पहली अपडेट। और बीसीसीआई ने कर रखा है बैन, फिर भी अफगानिस्तान ने क्यों बनाया ग्रेटर नोएडा स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत इन दिनों चर्चा की वजह बनी हुई है। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है तो आम आदमी पार्टी की वो बात सच लगेगी जिसमें वो आरोप लगाती है कि चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार गिराने की साजिश कर रही है। शायद तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर जेल में होकर भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली में पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगाकर राष्ट्रपति शासन की गुहार लगा रही है। अब गेंद एमएचए के पाले में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर सियासी दबाव कायम कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति को 30 अगस्त को दिए गए ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि हमने ज्ञापन में छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न होने, दिल्ली की पंगु हो चुकी प्रशासनिक व्यवस्था, सीएजी की 11 रिपोर्ट्स को सदन में न रखने और केंद्र सरकार की योजनाओं को जानबूझकर दिल्ली में लागू न करने के मुद्दे को उठाया था, जिसका जवाब केजरीवाल सरकार को देना है। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर बड़ा संकेत दिया है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि कांग्रेस विदेश नीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों जैसे कि अमेरिका के साथ संबंध, आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं, बांग्लादेश और इजराइल में चरमपंथी तत्वों को लेकर चिंताओं पर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के साथ है। राहुल हालांकि चीन पर मोदी की नीतियों से सहमत नहीं है और उन्होंने आरोप लगाया है कि चीनी सेना ने लद्दाख में दिल्ली के क्षेत्रफल बराबर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यहां नेशनल प्रेस क्लब में मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने पाकिस्तान पर मोदी की नीतियों का समर्थन किया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स अब सीएम ममता बनर्जी से बातचीत करने के लिए राजी हो गए हैं। बुधवार ये डॉक्टरों ने फैसला किया कि वे बातचीत शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल भेजेंगे। उनका कहना है कि वे इस मुद्दे पर समाधान करने के लिए सीएम से बात करना चाहते हैं। बता दें कि मंगलवार को डॉक्टर्स ने सीएम ममता बनर्जी से बातचीत करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद डॉक्टर्स ने अपना प्रदर्शन खत्म नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स को काम पर लौटने की डेडलाइन दी थी, लेकिन डॉक्टरों ने प्रदर्शन जारी रखा। वहीं बंगाल सरकार ने भी डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल को मंगलवार को मिलने के लिए बुलाया था। छात्रों को भी ईमेल भेजा गया था, लेकिन ममता सरकार के इस प्रस्ताव को प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने खारिज कर दिया था। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइन कर लिया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर्णा इस पद से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने कई दिनों तक नई जिम्मेदारी को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात और फिर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में आश्वासन मिलने के बाद वह राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गई। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद
अपर्णा ने कहा कि वह नई जिम्मेदारी से खुश है और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए तैयार है। बीजेपी से नाराजगी की खबरों को लेकर कहा गया है कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। अब तक महिलाओं के मुद्दे पर जमीन पर काम करती रही हूं और अब फुल टाइम काम करूंगी। सीएम से मुलाकात को लेकर मुलायम परिवार की बहू ने कहा कि मैं सीएम योगी के साथ साथ पीएम मोदी और उनकी नीतियों और महिलाओं के किए गए कामों की भी सराहना करती हूं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 1 साल होने वाला है। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। वहीं हमास भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इन सब के बीच इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा में एक हमले में हमास के 3 टॉप कमांडरों को ढेर करने का दावा किया है। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इजरायली सेना के इस हमले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमलों में खान यूनिस के मवासी इलाके में विस्थापित फिलिस्तीनियों के एक भीड़ भरे टेंट कैंप को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 19 लोग मारे गए, वहीं कई लोग मलबे में फंस गए और कई घायल हो गए। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो फुटेज में कई तंबुओं में आग लगी देखी जा सकती है। वहीं कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों की उस सुरंग का वीडियो जारी किया है जिसमें 6 इजरायली बंधकों को बंधक बनाकर रखा गया था और फिर उन्हें मार डाला गया। वीडियो में एक लोहे के दरवाजे से बंद बेहद ही संकरी अंधेरी सुरंग में जमीन पर खून और गोलियां देखी जा सकती है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि वीडियो को पिछले शुक्रवार को सेना द्वारा फिल्माया गया था। एक फॉरेंसिक टीम बंधकों की मौत की जाँच के दौरान सुरंग के अंदर उतरी थी। इस वीडियो को बंधकों के परिवारों और इजरायली सुरक्षा कैबिनेट से देखे जाने के बाद मंगलवार को जनता के लिए जारी किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और यूके के विदेश मंत्री डेविड लैमी संयुक्त यात्रा पर कीव पहुंचे। उधर यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल हमला करने की तैयारी की है। इसके लिए यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों पर दबाव बना रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बहस के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ट्रेन से कीव पहुंचे। उन्होंने ईरान पर मॉस्को को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल देने का आरोप लगाया, साथ ही इसे युद्ध का नाटकीय विस्तार करार दिया। दरअसल पिछले काफी समय से यूक्रेन पश्चिमी देशों से लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति मांग रहा है। अब जब रूस को ईरान से हथियार मिलने की बात सामने आई तो साफ है कि यूक्रेन इस मामले में दबाव डालेगा। 2 बड़े बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इसमें पहला देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है और दूसरा एक्सिस बैंक है। केंद्रीय बैंक द्वारा तय किए गए नियमों के अनुपालन में लापरवाही करने के मामले में रिजर्व बैंक की ओर से दोनों बैंकों पर ये एक्शन लिया गया है। ऐसे में अगर आपका भी अकाउंट इन बैंक में है तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। RBI ने प्रेस रिलीज जारी कर इस संबंध में जानकारी शेयर की है। रिजर्व बैंक की ऐसे तमाम छोटे बड़े बैंक्स पर सख्ती जारी है जो दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में लापरवाही कर रहे हैं। ताज़ा मामले की बात करें तो केंद्रीय बैंक की ओर से HDFC बैंक और एक्सिस बैंक पर कुल मिलाकर 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। RBI ने बताया कि जुर्माने की ये कार्रवाई बैंकों की ओर से ग्राहकों को दी जाने वाली सर्विसेज में लापरवाही के मामले उजागर होने के बाद की गई है। इसमें KYC डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट्स समेत अन्य मामले भी शामिल हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा की मौत हो गई है। अनिल ने बुधवार को छत से कूदकर आत्महत्या की है। घटना के बाद मलाइका का परिवार और उनके जानने वाले सदमे में है। सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस एक्ट्रेस के घर पहुंच गई और जानकारी जुटा रही है। मलाइका और उनके परिवार के लिए ये बेहद दुखद और मुश्किल भरा वक्त है। मलाइका अरोड़ा के घर उनके करीबियों और फिल्मी सितारों ने आना जाना भी शुरू कर दिया है। मलाइका अरोड़ा की बेस्ट फ्रेंड करीना कपूर खान उनके घर पहुंची। अनन्या पांडे और उनके पिता चंकी पांडे भी बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। इसके अलावा हेलेन, सोफी चौधरी, किम शर्मा और प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी भी यहां मौजूद थे।
ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा एकमात्र टेस्ट मैच शुरू से ही विवादों के घेरे में घिरा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि बीसीसीआई द्वारा पहले से बैन इस स्टेडियम को अफगान टीम ने अपना होम ग्राउंड क्यों बनाया। ये टेस्ट मैच 9 सितंबर से शुरू होना था। आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 स्टेडियम का विकल्प दिया था, लेकिन अफगानिस्तान ने बैन ग्रेटर नोएडा स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड चुना। दरअसल अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति के कारण वे अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाते हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने उन्हें कानपुर, बेंगलुरु और ग्रेटर नोएडा के स्टेडियमों की पेशकश की थी। ग्रेटर नोएडा स्टेडियम पर बीसीसीआई ने पहले भी प्रतिबंध लगाया था, फिर भी यह मैच की मेजबानी कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसीबी ने पहले लखनऊ या देहरादून के किसी स्टेडियम में मैच की मेजबानी करने की मांग की थी, लेकिन बीसीसीआई ने यह कहते हुए उनके अनुरोध को ठुकरा दिया कि दोनों स्टेडियम राज्य स्तरीय T20 लीग की मेजबानी कर रहे हैं। इसके बाद ग्रेटर नोएडा स्टेडियम ही एकमात्र विकल्प बचा था।